नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट सुरक्षा बलों को लेकर आ रही है। असम में विद्रोही संगठन डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ उग्रवादियों को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कार्बी आंगलोंग जिले के कैडर को मार गिरा दिया गया है और उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई नागालैंड की सीमा से लगे असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में हुई। इस इलाके में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि नागालैंड की सीमा से लगे असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में कुछ उग्रवादी छिपे हुए। इस पर असम पुलिस और असम राइफल्स की ओर से इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान उग्रवादियों ने गोलाबारी की। इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 7 उग्रवादी मारे गए हैं। पुलिस को इन आतंकवादियों से 3 AK-47 हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ये सभी विद्रोही गुट हैं और ये लगातार एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। जिस तरीके से नक्सली हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी उग्रवादी समूह एक टेंशन बने हुए हैं भारत के लिए। और अब इनको छोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि इन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग वारदात को अंजाम देने के बाद म्यांमार की सीमा में घुस जाते हैं। ऐसे में असम राइफल ने अपना अभियान तेज किया और इन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है ग्रेनेड्स को लेकर। सोलर इंडस्ट्री ने 40,000 ग्रेनेड्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया है और ये भारत के इतिहास में पहली बार है जब कोई निजी कंपनी सशस्त्र बलों के लिए गोला बारूद का निर्माण कर रही है। सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए 400 करोड़ रुपए के 10 लाख ग्रेनेड बनाने का ठेका उन्हें मिला था। 40,000 मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड यानी कि MMHG की पहली खेप देश की सेना के द्वारा अब तक इस्तेमाल किए जा रहे ब्रिटिश युग के विंटेज हैंड ग्रेनेड की जगह लेंगी। आपको बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जो अभी भी 1915 में अंग्रेजों के द्वारा डिजाइन किए गए पुराने हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस नए मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड को टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी यानी कि TBRL और DRDO और साथ ही इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी निजी क्षेत्र ने भारतीय सेना के इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और उसकी डिलीवरी करनी भी शुरू कर दी है। और ये बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है कि इस क्षेत्र में, खासकर कि एमुनिशन के क्षेत्र में, अब निजी कंपनियों की भागीदारी भारतीय सशस्त्र बलों को एक लेवल और ऊपर ले जाएगी। अगली अपडेट CDS विपिन रावत जी को लेकर आ रही है। हाल ही में जनरल विपिन रावत ने एक इंटरव्यू के दौरान चीन के ऊपर बोलते हुए कहा कि सशस्त्र बलों को सरकार ने एक टास्क दिया था और ये टास्क ये था कि हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, हमें अपनी जमीन का 1 इंच भी गंवाना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब सख्ती के साथ दिया जाएगा। तीनों सेनाओं के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए हम मोर्चा संभाल खड़े रहे और ये तय किया कि साझा तरीके से टास्क को अंजाम दिया जाए। चीन ने कोई मिस एडवेंचर किया ही नहीं, इसका जवाब अब केवल समय देगा। आज की तारीख में हम हर मोर्चे संभाले हुए हैं और किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जटिलता को हमें समझना चाहिए और ये एक रात में समाधान होने वाला मुद्दा नहीं है। इसीलिए इसके समाधान में कितना वक्त लगेगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सीमा विवाद के समाधान के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जब भी सीमा विवाद के समाधान पर बातचीत होती है तो कोई भी देश रणनीतिक एडवांटेज वाली स्थिति छोड़ना नहीं चाहता। सरकार के हिसाब से सीमा विवाद का समाधान होगा। सीमा विवाद पर दोनों देश कैसे आगे बढ़ेंगे ये तो वक्त बताएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सीमा पर बराबरी की तैनाती कर रखी है। लद्दाख में हमारे पास करीबन 390 टैंक तैनात हैं। ये टैंक भारी और बेहतरीन है और दुनिया के किसी भी हल्के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। चीन के पास भले ही बेहतर टैंक हो, लेकिन हम ज्यादा दृढ़ हैं और हमारी सेना भी। इसके अलावा हमारी तरफ से अपने इलाके का लाभ भी मिलता है। हिमालयन रेंज में हमारे जवान ऊंचाई के इलाकों में मजबूती से डटे हुए हैं। हमारे पास बड़ी बढ़त है। इसके अलावा ऊंचाई की दृष्टि से हमारी वायुसेना के पास भी बढ़त है और हमें चीन के उपकरणों से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमाती है और यही वजह है कि भारतीय सेना UN के शांति मिशनों के लिए भी काम कर रही है। अभी हाल ही में कांगो के गोमा शहर के नजदीक स्थित ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगो फट गया, जिससे कि पूरा आसमान लाल रंग का हो गया और लावा बहकर सड़कों पर आ गया। ज्वालामुखी फटने से शहर के लोग दहशत में आ गए और घरों से भागे। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ज्वालामुखी फटने से कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि ये ज्वालामुखी पिछली बार 2002 में फटा था। तब यहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और ये लावा हवाई अड्डे के रनवे तक पहुंच गया था। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन की ओर से ज्वालामुखी फटने के बाद शहर की तस्वीर ट्वीट की गई।
उसमें कहा गया है कि अपने विमानों के जरिए क्षेत्र पर वे नजर रख रहे हैं। कांगो के संयुक्त राष्ट्र मिशन के हिस्से के रूप में भारतीय सेना की टुकड़ी ने ज्वालामुखी प्रभावित गोमा टाउन के नागरिकों और संयुक्त राष्ट्र के अन्य कर्मियों को आसानी से बाहर निकाला और सुरक्षा की सुविधा प्रदान की। आपको बता दें कि ये एक्टिव ज्वालामुखी 22 मई को शाम के समय फट गया था। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना की दाद देनी होगी कि वो हर मोर्चे पर तैयार रहती है, चाहे स्थिति देश के अंदर ही खराब क्यों ना हो या फिर देश के बाहर। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की रोने को लेकर आ रही है। जी हाँ, सही समझा आपने, क्योंकि पाकिस्तान की रोने की आदत कश्मीर को लेकर अभी तक नहीं गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से निर्णायक कदम उठाने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रस्तावों को लागू करने और विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान, या तो हम ये समझेंगे कि रोना रोया है। साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य संबंध चाहता है और हमने बातचीत करने के मकसद से भारत में आमंत्रण भी भेजा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर विवाद का एकमात्र समाधान जम्मू कश्मीर के लोगों की आशंकाओं पर आधारित बातचीत के माध्यम से संभव है। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहता है। कुरैशी ने गुटेरेस को जम्मू और कश्मीर में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के बारे में भी जानकारी दी। हालांकि यूएन भी जानता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें पाकिस्तान की तो ये आदत ही बन चुकी है कि वो हमेशा रोना रोता रहता है। तो ऐसे में सिर्फ यूएन ने भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया पाकिस्तान की इन बातों को लेकर। अगली अपडेट इजराइल को लेकर आ रही है। मध्य पूर्व के देशों से पड़ रहे दबाव और मुस्लिम देशों के द्वारा फिलिस्तीन के पक्ष में चलाए जा रहे अभियान के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये साफ कह दिया है कि इजराइल को लेकर उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा। हालांकि यहाँ पे बाइडेन ने भी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 2 नेशन थ्योरी को ही समाधान का बेहतर विकल्प बताया, जिसे कि भारत ने भी यूएन में कहा था। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन अब भी इजराइल को ही है और ये पार्टी 2 राष्ट्र नीति का समर्थन करती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने आतंकी समूह हमास का समर्थन किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने सभी मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन को सैन्य और आर्थिक समर्थन देने के अलावा गाजा के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने की अपील की है। युद्ध विराम के बाद खमेनी ने कहा कि ईरान गाजा वेस्ट बैंक क्षेत्र में सक्रिय इस्लामी आतंकी समूह हमास का समर्थन करता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर आ रही है। इसरो ने दुनिया में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिहाज से बहुत खास जगह बनाई है। पिछले कई दशकों में इसरो ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनकी वजह से वो दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सका है जो अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे हैं। इसी कड़ी में 23 मई का दिन इसरो के इतिहास में विशेष स्थान भी रखता है। साल 2016 में इसरो ने पहली बार स्वदेश में ही विकसित दोबारा उपयोग किए जाने वाला प्रक्षेपण यान यानी कि RLV-TD को लॉन्च किया था। RLV-TD यानी कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह को पहुंचाना और फिर वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करना था। इस स्पेस शटल की लंबाई 6.5 मीटर और वजन 1.75 टन था। इस कार्यक्रम में हाइपरसोनिक रॉकेट के साथ हवा में सांस लेने वाले इंजन और एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल शामिल था। इस कार्यक्रम के इंजन का परीक्षण 2006 से चल रहा था। साल 2012 में इसे RLV-TD नाम मिला था। इसका उद्देश्य कई तरह के पहलुओं की जांच करना था। इसमें हाइपरसोनिक उड़ान प्रोग्राम यानी कि HEX, लैंडिंग प्रयोग यानी कि LEX, वापसी उड़ान प्रयोग यानी कि REX, स्क्रैमजेट प्रपल्सन प्रयोग यानी कि SPEX जैसी योजनाएं शामिल थी। आपको बता दें कि RLV-TD को 750 इंजीनियर्स की टीम ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर विकसित किया था। इसके पंखों की चौड़ाई 3.5 मीटर थी और ये पहली बार था जब इसरो ने किसी पंख युक्त यान का उपयोग किया था। भारत फिलहाल दुनिया में अकेला देश है जो अंतरिक्ष में पंख वाला यान भेज रहा है। अमेरिका ने अपने स्पेस शटल को 2011 में बंद कर दिया था। आपको बता दें कि इसरो ने अपने इस यान को 1 अरब रुपए से कम में भी बना लिया है। उस समय भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ये काफी अहम अभियान माना गया था। इस लॉन्च की मदद से इसरो को पृथ्वी की कक्षाओं में सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए मध्यम से भारी वजन के रॉकेटों को बनाने और इस्तेमाल पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिली थी। ये यान आवाज की गति से 5 गुना तेज स्पीड से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। आमतौर पर अंतरिक्ष यान धरती पर लौटते हुए वातावरण के दबाव की वजह से पूरी तरह से जल जाते हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस यान में सिनेमैटिक टाइल्स लगाए, जिसकी वजह से यह स्पेस शटल पूरी तरह से सुरक्षित रहा और बंगाल की खाड़ी में आकर गिरा। हाल ही में इसरो ने फिर से रियूजेबल रॉकेट पर काम करना शुरू कर दिया है। इसरो की इस दशक की योजनाओं में से यह भी एक योजना का हिस्सा है। फिलहाल अमेरिकी कंपनी SpaceX ने रियूजेबल रॉकेट का संपूर्ण सफल परीक्षण किया है। इसरो ने निजी क्षेत्र के इन्हीं प्रयासों को देखते हुए इस तरीके की घोषणा भी की है।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।